प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश से फूकेंगे चुनावी भगोल। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। वायनाड के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी कर सकते हैं नामांकन। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी का नामांकन। दूसरे चरण में वायनाड का चुनाव हो जाएगा संपन्न। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग। पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक संदीप कुमार ने डाली याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को होगी सुनवाई। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भूख हड़ताल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान का दौरा। राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभाएं। एकाना स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा मैच। आज लखनऊ और गुजरात के बीच आज होगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। अब से कुछ ही देर के बाद प्रदर्शन हो जाएगा शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। और यह अहम खबर आपको बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में आपका हल्ला बोल शाम 5 बजे तक और सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी की ओर से किए जाने की बात सामने आई है। और अब से कुछ ही देर बाद से शुरू होगा प्रदर्शन। तो अब से कुछ ही देर बाद प्रदर्शन हो जाएगा शुरू। अहम खबर, गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। तो गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल शाम 5 बजे तक रहेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई है। जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी पार्टी। अब से कुछ ही देर बाद प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी प्रदर्शन की शुरुआत। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। और सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास आज होगा। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे कार्यकर्ता। आपका राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे कार्यकर्ता। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उपवास की बात सामने आई है। सामूहिक उपवास करेंगे कार्यकर्ता। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे हैं कार्यकर्ता। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आपका राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास आज होगा। कार्यकर्ताओं का अभी से पहुंचना शुरू हो चुका है। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें। राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आपका राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास
दिल्ली से खबर, राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास को लेकर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना हुआ शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पटियाला से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी का पटियाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके गृह पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी गई है। अवसर पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि अगर पटियाला से लोकसभा सीट मिलती है तो वो अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को जीत कर विधानसभा में भेजना है। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 24 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ जी, महिला कांग्रेस के प्रधान जी, कांग्रेस सेवा दल वालों जो भी अहुदेदार साहब। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां बेवार थाना में आपको बता दें कि बेवार थाने से खबर सामने आई है और क्षेत्र के निवादा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय जीतू जोशी जो नेवेली पावर प्लांट से ड्यूटी करके घर लौटा था कि तभी स्वासा मोड़ के पास सामने दो बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है और जांच पड़ताल करते हुए एक शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ, ये सूचना मिली थी कि स्वासा के पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तथा एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग हमारे यहाँ अस्पताल में लाए गए हैं, जिनमें से एक शुभम हजारिया जिनको दाहिने पैर में और हाथ में चोट लगी है, स्थिति गंभीर बनी हुई है, प्राथमिक उपचार करके उनको रेफर किया गया है तथा 2 लोग जीतू सन ऑफ वृंदावन और विमल सन ऑफ देशराज, ये लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं।
और इस बीच अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमरोहा से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर शिक्षक के ट्रांसफर पर बच्चे रोने लगे। बच्चों का टीचर के साथ रोते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक असलम से बच्चे फूट फूट कर रोए हैं। और गंगेश्वरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडोआ का ये पूरा मामला बताया जाता है। बच्चों का टीचर के साथ रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। शिक्षक असलम से बच्चे फूट फूट कर रोए। अमरोहा से खबर, शिक्षक के ट्रांसफर पर रोने लगे बच्चे। बच्चों का टीचर के साथ रोते हुए वीडियो वायरल हुआ और शिक्षक असलम से बच्चे फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बच्चों का अपने टीचर के प्रति ये लगाव देखते बनता है। क्या मिनट की बनाऊं? ओए ओए क्या मिनट की बनाऊं? क्या मिनट की बनाऊं? अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर ड्यूटी के लिए घर से निकला पीआरवी में तैनात सिपाही अचानक ही लापता हो गया, जिसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस लापता सिपाही की खोजबीन में जुट गई है। बता दें कि सिपाही कृष्णकांत शाश्वत पीआरवी में तैनात हैं, जो थाना मलपुरा जनपद आगरा के रहने वाले हैं। वो घर से 31 मार्च को ड्यूटी के लिए निकले, लेकिन वहीं आपको बता दें कि एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि जांच में सिपाही के बैंक ऑफ बड़ौदा से 14,60,000 रुपए लोन लेने की बात सामने आई है। सिपाही ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है, संभवतः कर्ज के दबाव में वो गायब हुआ है। जांच जारी है। लापता है 31 तारीख से लापता आया था। 31 तारीख जनपद फतेहपुर में डायल 112 में तैनात आरक्षी कृष्णकांत सारस्वत, जो थाना मलपुरा जनपद आगरा का रहने वाला है, वह 31 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे अपने घर अपनी पत्नी से यह बोल करके हम ड्यूटी पे जा रहे हैं जो है गायब हुआ। उसके बाद घर वापस लौट कर नहीं आया है। इस संबंध में थाना राधानगर में गुमशुदगी अंकित कराई गई है और जानकारी करने में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वह बीओबी बैंक से 14,60,000 रुपये का लोन लिया था। इसके अलावा ऑनलाइन गेम भी खेलता था। इसी सब कर्ज के दबाव से संभवतः वह गायब हुआ है। उसके संबंध में तलाश की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां सीएम केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। कार्यकर्ताओं का पहुंचना हो चुका है शुरू और गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल आज नजर आने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं और गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। दिल्ली से खबर, जहां पर आपका राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे कार्यकर्ता। आपका राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में इकट्ठा हो रहे कार्यकर्ता। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रवीण, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास आज है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। पूरी जानकारी क्या है? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के छापे के दौरान, ईडी के संबंध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन से लेके आज तक धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का जारी है। कभी किसी मीटिंग को लेके, कभी रामलीला मैदान में, कभी दिल्ली के सड़कों पर, कभी दिल्ली के जगह जगह पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि अभी पीछे इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर भी एक धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद में गांधी पार्क में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और आज इन्होंने आह्वान किया है उपवास का, जो कि सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पे जो आरोप लगाए गए हैं, ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। और उनको छोड़ने की मांग के चलते आज आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, निगम पार्षद हैं, या वो एमएलए हैं या एमपी हैं, जो भी है वो सभी उपवास करेंगे। आज सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये धरना चलने वाला है। और ये दिल्ली में ही नहीं, जबकि दिल्ली के अलावा और भी राज्यों के अंदर, यूपी में, बिहार में, और अपना पंजाब में, हरियाणा में और विदेशों में भी लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने वहां पे भी उपवास रखने की प्रतीक्षा की है। और शाम 5 बजे तक ये लोग, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उपवास रखेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर में जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं वो अभी हम देख पा रहे हैं। लेकिन प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कि इस उपवास को लेकर, इस हल्ला बोल को लेकर जो तैयारी की गई है वो भी साफ नजर आ रही है। हालांकि जब से ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। जी मैं बता दूं, जो उसी तरीके से, जिस तरीके से पिछली बार मनीष सिसोदिया के लिए ऐसा किया गया था, संजय सिंह के लिए ऐसा किया गया था, आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसको पूरा का पूरा घेराबंदी कर दी गई थी, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो आज भी जंतर मंतर पे सिर्फ वही माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा जंतर मंतर की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को चलते दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस के सभी जो जवान है वो वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। किसी तरीके का ये उपवास प्रदर्शन जो है सिर्फ उपवास प्रदर्शन ही रहे, कोई और दंगा फसाद ना हो सके, उसी के चलते ये लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गलत फंसाया है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो बिना सबूतों के बिहाफ पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की जो हिरासत में रहने के लिए कहा गया है। तो अब इन लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे धरना प्रदर्शन को देखते हुए क्या स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है? क्योंकि इसके पहले भी जब भी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरती है, इस तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो ऐसे वक्त में जो चीजें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आती हैं। तो इन सब से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? जी मैं बता दूं, प्रशासन ने इन सब चीजों से निपटने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कड़े तौर से अपने ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को, ये लगा लीजिए कि जंतर मंतर को एक छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, सीआरपीएफ, यहाँ तक कि और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी जंतर मंतर पर तैनात किया गया है। और सिर्फ नेशनल चैनल की ही एंट्री दिल्ली पुलिस ने वहां की हुई है। जो छोटे यूट्यूबर चैनल है उनकी एंट्री अभी बैन कर रखी है। अभी उनको भी विजुअल मिलने में बड़ी समस्या हो रही है। और मैं बता दूं आपको, जो कि जितने भी नेशनल चैनल है सिर्फ वही खबर कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले इन्होंने किया था, जब पहलवानों के तौर पे हुआ था, जब पहलवानों को हटाने की बात की। शुक्रिया प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ कह रही है वो सुनाते हैं। है जो सामने आई है वो आई है शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई केस नहीं हुआ, उन पर कोई रेड नहीं हुई, उन पर कोई समन नहीं गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु का नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर ही निर्भर है। इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया है। वाइल्ड लाइफ और वनस्पतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में चाय का उत्पादन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र की ज्यादातर आबादी चाय उद्योग पर निर्भर है।
इससे जुड़े 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि उद्योग के सामने गहराते संकट की वजह से उन्होंने राजनेताओं पर विश्वास खो दिया है। लगभग 2500 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार वाले छोटे चाय उत्पादक लगातार घाटे के कारण चाय उद्योग से किनारा करने लगे हैं। Before 95-96, we had a good we had good rates also for the tea. Now after that, it's coming down little by little. So year 2001, when Vajpayee was there, when he was Prime Minister, he gave us 2 rupees, 3 rupees support price also. That time we had a little bit difficult. So from then it's coming down every year. आंकड़ों के मुताबिक नीलगिरी में 350 चाय कारखानों में से 160 ने स्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया है और बाकी कारखाने भी बंद होने के कगार पर हैं। The small growers, those are having 2 acres, 3 acres, all are going selling it because facing a lot of problems. Labours, whatever comes from the revenue coming from the tea estates, it's all going to the labours only. We are not getting anything. So it means 1,000 rupees we are getting, hardly 50 to 100 rupees the balance will be there for the growers. Otherwise, a bit difficult to manage the teas now. And not only that, in between there was some rules. The Kenyan tea and Sri Lankan tea is coming into India. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब ये कारोबार कुछ बड़े कारोबारियों के लायक ही रह गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ज्यादा सैलरी की वजह से चाय कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। See, more than 50,000 students in a year they pass out and they come from this agriculture background. So if there is a streamline where students are interested in various categories like tea, coffee and vegetations, all like this, they can get into the field as a project, so they can help the farmer to understand the technical parameters where they can help the farmers to improve the crop by giving an agronomical support. नीलगिरी जिले में तकरीबन 65,000 छोटे बड़े चाय उत्पादक हैं। चाय की खेती, चाय की पत्तियों को तोड़ने, परिवहन और प्रोसेसिंग से हजारों लोगों को काम मिलता है। டீ ஃபேக்டரியில் வேலை செய்கிறது தான் ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா சம்பளம் அவ்வளோதான். ஏன்னா காட்டில் இலை பறிக்கிறது, கத்தில பிடுங்கிறது அந்த மாதிரி தான். காலையில் 8-8:30 ஸ்டார்ட் செய்யும், 4:30 முடியும். 4:30 லீவு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான். பின்ன ஏதாவது கவர்மெண்ட் லீவ் இருந்தால் கொஞ்சம் லீவு தான். नीलगिरी में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने कई बंदोबस्त किए हैं। वहीं भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और बैरिकेडिंग से यहां के दुकानदारों में नाराजगी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने कई बंदोबस्त किए हैं। भीड़ संभालने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि बैरिकेडिंग से यहां के दुकानदारों में नाराजगी है। जिगजैग बैरियर की वजह से ना सामान आ पा रहा, ना सामान जा पाएगा। पब्लिक जो बीच में फंस जाएगा, किसी को कुछ दिक्कत हुआ, कुछ घटना हो जाएगा, कोई प्रशासन की जिम्मेदारी लेगा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसको हटाया जाए, ड्राइव बैरियर के माध्यम से मेला कराया जाए। दुकानदारों का कहना है कि बैरिकेडिंग से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। स्टील रेलिंग की वजह से लोग जब दर्शन करने जाएंगे और इसे वापस करने आएंगे तो जो दाने और बाएं के जितने भी दुकानदार हैं वो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जब रोजी रोटी पे बात आ जाएगी तब यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है और जिला प्रशासन से सहयोग मांगा जा रहा है। इस बैरियर को तत्काल अवलंब हटाया जाए। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने रामनवमी पर लगने वाले सालाना मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्था पर विचार के लिए पिछले हफ्ते बैठक की थी।
आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के स्टील प्लांट के लिए मशहूर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बन गया है। तकरीबन 10,000 परिवार इस स्टील प्लांट से चलते हैं। इसके निजीकरण का मुद्दा इस बार चुनावों में काफी प्रमुख है। RINL स्टील प्लांट विशाखापट्टनम की साख से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में इसके निजीकरण का ऐलान किया था। तब से ही इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। स्टील प्लांट के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन भी इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। Ignoring all these things and to kill the sentiments of Andhra people, this central government has taken a decision. It is not fair at all. Now the elections are coming. All the political parties, even including the YSR Congress in the state, Telugu Desam Party, Janasena, even the state leaders of BJP are also supporting the cause of Visakhapatnam people. It should not be privatized. Now what we request Modi ji in the NDA government in the coming elections, they should think that if they want to end the affection and love of the Andhra Pradesh people, they should declare Visakhapatnam steel plant should not be privatized. भरत मुथुकुमिल्ली ने टीडीपी के टिकट पर विशाखापट्टनम से 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। वे भी निजीकरण के खिलाफ हैं। We are completely against the privatization of the steel plant. In the last 5 years, we've been very vocal about it. The current state government has been a mute spectator and inadvertently abetting this privatization of the steel plant, which is very unfortunate. And I participated in many protests. I've spoken with the employees, with the union workers. YSRCP की उम्मीदवार बोच्चा झांसी लक्ष्मी विजयनगरम सीट से सांसद रह चुकी हैं। वे भी निजीकरण का विरोध कर रही हैं। ఆ రోజే నేను మా స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఇక్కడ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర హక్కు అనే నినాదం ఇక్కడ మాకున్నది. ఇక్కడ ఎంతమందో ప్రాణాలు అర్పించి మరి ఈ ప్రాంతంలోని ఉక్కు పరిశ్రమను స్థాపించుకున్నారు. 100కి 100 రూపాయలు ఇది ప్రజల భాగస్వామ్యంగా ప్రజలతో ఉండేటట్టుగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి కానీ పబ్లిక్ సెక్టర్గా ఉండాలి కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్గా ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఒప్పుకునేది లేదు। चुनावी काल में विशाखापट्टनम के RINL स्टील प्लांट का भविष्य अधर में लटक गया है। RINL स्टील प्लांट का क्या होगा, चुनावी नतीजे ये तय करेंगे। इस लिहाज से चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दल जो हैं एक दूसरे पर छीटाकशी करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार उम्मीदवार बदले जाने पर बीजेपी की तरफ से कंफ्यूज पार्टी करार दिया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए पूछा जाने लगा है कि वो अपने उम्मीदवार क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के दावे के साथ भाजपा के शीर्ष चेहरे प्रचार में उतरकर जमीन नाप रहे और दूसरी ओर यूपी में पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे मुख्य विपक्षी दल सपा का नेतृत्व टिकटों की अदला बदली में जूझ रहा है। पार्टी ने इस बार महीनों पहले उम्मीदवारों को लेकर जमीनी मंथन के दावे किए थे। लोकसभा क्षेत्रवार बैठकें हो रही थी, फिर भी रोज नाम बदले जा रहे। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 80 की जगह पर कुछ और बोल दे तो उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि कहने और उस बात को सुनने में किसी का कुछ भी जाया नहीं होता। वहीं जयंत चौधरी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं दिख रहे, वो भी कभी कभी चुटकी ले ही लेते हैं। जयंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष में प्रत्याशियों को कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका विपक्ष में टिकट नहीं कटा है उनका नसीब समझ लीजिए अच्छा है। अब बिना देर किए इसकी वजह भी समझ लीजिए। मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। भानु प्रताप का टिकट काट कर फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल किया गया। अतुल प्रधान ने टिकट मिलने के बाद नामांकन भी कर दिया।
नामांकन के 24 घंटे बाद ही मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर से प्रत्याशी बदल दिया गया और अब सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और सुनीता वर्मा ने आखिरकार अपना नामांकन मेरठ सीट से दाखिल कर दिया है। मेरठ वाला खेल बागपत में भी देखने को मिला। पहले तो सपा की तरफ से मनोज चौधरी को टिकट दिया गया, लेकिन बाद में पार्टी में पता नहीं इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ मंथन किया गया, कुछ पता नहीं, लेकिन प्रत्याशी बदल दिया गया और बागपत सीट से समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। यही हाल बदायूं का भी रहा। सबसे पहले धर्मेंद्र को टिकट मिली, फिर शिवपाल यादव को टिकट ट्रांसफर किया गया और पार्टी के अंदर क्या कुछ नया समीकरण तैयार किया गया, कुछ पता नहीं। शिवपाल यादव का टिकट काट कर अब उन्हीं के बेटे आदित्य यादव को देने की चर्चाएं जोरों पर है। जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए। तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, सो जारी करी है। हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहाँ से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पर बदायूं को सौंप के गए थे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पे उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने तैयार किया था, लगता है उसी चक्रव्यूह में अब फंस गए। अखिलेश यादव एक अपने प्रत्याशी को टिकट देते हैं, प्रत्याशी कमजोर दिखते ही टिकट को काट दे रहे, या फिर पार्टी में हो रहे विद्रोह के चलते अखिलेश यादव को टिकट काटना पड़ता है। मजबूरी कहे या मंजूरी, इस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटी वाला न्याय पत्र नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अपनी 25 गारंटी जारी कर कांग्रेस की तरफ से मोदी की घंटी बजाने का दावा किया जा रहा है। 48 पन्नों की इस मैनिफेस्टो की व्याख्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 मिनट के अंदर की, लेकिन मैनिफेस्टो में बुलाई गई प्रेस वार्ता में अपनी गारंटी पर कम और मोदी की गारंटी पर ज्यादा चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी के 10 साल बनाम यूपीए के 10 साल की तुलना की है। देखिए रिपोर्ट। मित्रों, आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन्हीं शब्दों के साथ 48 पन्नों के मैनिफेस्टो की व्याख्या की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का दावा किया गया। क्या कांग्रेस की गारंटी पर जनता को होगा यकीन? क्या मोदी की गारंटी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस की गारंटी? हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी।
और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच। और सीधे आपको तमिलनाडु के अरियालूर ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। The Tamil culture, the Tamil civilization and the ancient Tamil culture and the customs they have been opposing. So this is a fight where we are there to revive the Tamil culture. On the other hand, they are there to destroy the Tamil culture and the customs that we have to understand. நண்பர்களே, நான் மிக பெருமையோடு சொல்லுகிறேன், இந்த நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் சித்தர்களும் வாழ்ந்த இந்த பூமிக்கு தமிழகத்திற்கு வந்திருப்பதை மிக பெருமையோடு நான் பார்க்கின்றேன். இந்த தமிழ்நாடானது நீங்கள் அத்தனை பேரும் தமிழகத்துடைய பழைய கலாச்சாரத்தை இன்னும் அப்படியே கட்டி காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதே போல தமிழகத்துடைய பண்பாடு சனாதன தர்மத்தையும் நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் எதிரில் இருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுகவும் காங்கிரசும் இந்த தமிழகத்தையும் தமிழ் மக்களையும் தமிழக கலாச்சாரத்தையும் எப்படி ஒழிப்பதை, அதை எப்படி அவமானப்படுவது என்பதை கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையிலே எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மோடி அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் தமிழகத்திற்காக என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் சொல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட திமுகவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதை பேச விடாமல் செய்வதை அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை செய்து கொண்டிருக்க தமிழகத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே தமிழகத்துடைய கலாச்சாரம், தமிழகத்துடைய பண்பாடு, தமிழ் மொழி இவற்றை பாதுகாக்குவதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சி பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் மாறாக திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரஸ் கட்சியும் தமிழகத்தை, தமிழ் மொழியை, தமிழ் கலாச்சாரத்தை, தமிழ் பண்பாட்டை ஒழிப்பதற்காக அவர்கள் கங்கணம் கட்டி வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Friends, as you all know that under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the country has taken a long leap in development. You will be happy to note that India in 2019 was the 11th economic power in the world. But even after the pandemic of Corona and the Ukraine war, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has defeated Great Britain, who ruled us for 200 years. And now India is the 5th largest economy in the world. You will be happy to note that when you will be sending Kartikeyan ji as an MP in Parliament,
And in 2024, when Prime Minister will become the third time Prime Minister, India will become third largest economy in the world. You will be happy to note that in electronics, our production and exports has increased by 6 times. In 2014, you used to carry a mobile phone which used to say made in China. Today you are carrying a mobile phone which it is written made in India. 97% of mobiles are being produced and manufactured in India. The same way, we had heard about the Japan automobile industry. We had heard about America in the automobile industry. But today, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have defeated Japan and India is the third largest. और लोकसभा चुनाव 2024 रण को लेकर सभी चुनावी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनावी रण को भेजने के लिए तैयार हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। लोकसभा चुनाव 2024 रण में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जनता ने इतना प्रतिज्ञा कर ली है कि जो कहावत होती ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, फिर भी उनका यह कहना है कि वो 370 समाप्त करेंगे, 370 को वापस रीइंस्टेट करेंगे। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल है कि वो साफ साफ जवाब दें कि क्या वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या उनकी ही सरकार के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास है कि पीओके और इंटायर कश्मीर भारत का है, वो उसके साथ नहीं हो गए, आज वो उससे अलग हो गए हैं और हमास तक वो अपने को जोड़कर रखे हुए हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई तक जोड़ के रखे हुए हैं, मगर किसी दूसरी लड़ाई से नहीं जोड़ते हैं। रशिया यूक्रेन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है कांग्रेस का। अगर वो कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विषय था, हमने प्रस्ताव पारित किया। ताइवान चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पर कोई प्रस्ताव नहीं है, मगर सिर्फ वहीं पर है। इसलिए यह कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है और यह चरित्र जानते कहां से आता है? यह कश्मीर की बात आती केरल से है, क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इस कदर समझौते पे है कि राहुल गांधी जी के नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। और जो उन्होंने अपने यहां कहा है उसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, वो साफ साफ बताएं। यदि उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ बने रहने चाहिए, तो क्या वो 3 तलाक को समाप्त करने वाले हैं? हमने जो 3 तलाक को समाप्त किया उसे वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं? ये साफ साफ उन्हें जवाब देना चाहिए। और मैं दर्शकों के लिए और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करोड़ों लोग जो ये बात को सुन रहे हो और हमारे कांग्रेस के मित्र विशेष ध्यान दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। और यह बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज कांग्रेस का जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, यह वही मुस्लिम लीग है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी। चूंकि इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। और उन्होंने आजादी के बाद मार्च 1948 में सिर्फ नाम बदला और काम नहीं बदला, यह भी मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। यही मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा में इन्होंने यही मांग की
कि अलग मुस्लिमों को स्थान मिलना चाहिए, उनके लिए अलग पहचान होनी चाहिए, उनके लिए अलग नियम होना चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 निकाल के देख लें, जब मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने कहा कि हमारे लिए अलग स्थान, हमारी अलग पहचान और हमारे अलग चुनाव चिन्ह होने चाहिए, सरदार पटेल ने किस ढंग से उनको झिड़की लगाई है। सरदार पटेल का संविधान सभा का यह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो देश का विभाजन होना था हो गया। यद्यपि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। सरदार पटेल जी का बयान है संविधान सभा में। मगर अब जो होना था हो गया। अब आप बड़े भाई छोटे भाई की बातें मत करिए, अब विश्वास दिलाइए देश को कि आप देश के साथ रहना चाहते हैं। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट अंत में कहना चाहते हैं कि हम भारत को विकास की नई ऊंचाई, हर गरीब और वंचित तक विकास की किरण, देश की सुदृढ़ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, देश का सांस्कृतिक गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और जिसकी क्षमता हमने इस रूप में दिखाई है, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पे समाप्त करता हूं। इससे पहले कश्मीर का विषय जब भी आता था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, तो ले दे के एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग सारी दुनिया हमारे विरुद्ध होती थी। आज धारा 370 का विषय आया, सारे लोग ने, हमारे साथियों ने, बगल के मुल्क ने जमीन आसमान एक कर लिए, एक रत्ती का कोई प्रस्ताव कहीं नहीं आया। आज कश्मीर का विषय आता है तो केवल ले दे के एक मुल्क पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। तो देश के अंदर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की श्रेष्ठता, भारत के विकास और स्वाभिमान को इस रूप में स्थापित किया है। तो मुझे विश्वास है कि देश की जनता ये देख रही है कौन किस तरीके के भारत के साथ है और चुनावों में उसका माकूल जवाब देगी। और मानो सारा देश मोदी जी की तरफ देखकर यह कह रहा है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। धन्यवाद। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। से मन की शुद्धि होती है, आपको ताकत मिलती है। आज यहाँ उपवास करके ईश्वर से ये अरदास करेंगे कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे। वो जिस संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं उसमें बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। आसान काम नहीं है। चारों तरफ जब नीति कुनीति, अन्याय का माहौल हो, ऐसे में आप अकेले लड़ते रहो। ईश्वर की मदद की बहुत जरूरत होती है। आज यही अरदास करेंगे। देखिए, देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ आज पूरा मुल्क इकट्ठा है और लोग अरविंद केजरीवाल जी की फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर लगभग 25 राज्यों में और दुनिया के 7 कंट्रियों में आज हिंदुस्तान के लोग उपवास रख रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अनैतिक रूप से, असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के सबसे लोकप्रिय नेता को जेल भेजा है। आज संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से डरते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, उसके विरोध में दिल्ली में, देश में और दुनिया भर के लोग आज उपवास पे बैठे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर जगह रोष है।
आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो लोग रोक रोक के पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। उनके लिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनको 24 घंटे बिजली दी है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए हैं, उनको फ्री का इलाज दिया है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है। तो आज पूरी दिल्ली, पूरी देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक रोष है और उस रोष को प्रकट करने के लिए आज लोग यहाँ पर आए हैं। और नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आपको बता दें कि नवादा बिहार में वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। नहीं, और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया, बाद में और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क पुल पुलिया सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में 10 में ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था, अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।